नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार से आने वाली एक अच्छी खबर की। और वो ये है कि बिहार की जो भूजल क्षमता है वो बढ़ रही है, उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सब कुछ जानेंगे A to Z, सारी इंफॉर्मेशन जो कि रीसेंट रिपोर्ट आई है, रीसेंट रिपोर्ट का क्या डेटा है, सब कुछ। पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिएगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। इसके अलावा जिसने भी बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाए बिहार की खबर की। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम लेकर आते हैं उनके भी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और न्यूज का एक आर्टिकल था यहाँ पर, एक पेपर में आया था, बिहार की भूजल क्षमता में 2 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि बिहार की जो भूजल क्षमता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल की कैपेसिटी होती है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, 2 लाख घन मीटर। इट मींस इट्स अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में आया हुआ है? ये आया हुआ है एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है 2024 की। वो रिसेंटली बिल्कुल आई है अभी, और उसमें ये चीज डेटा आया हुआ है। 2 से 10 मीटर का जो भूजल स्तर होता है वो राइज हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 2 से 10 मीटर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूरे बिहार में देखा जाए, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वाटर लेवल का राइज हुआ है। नॉर्थ बिहार में बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि पेरेनियल रिवर्स आती हैं, 12 मासी नदियां आती हैं, जैसे कि गंडक रिवर होती है, ठीक है, और कोसी रिवर आ रही है, बहुत सारी ऐसी रिवर्स आ रही होती है। तो वैसे तो जल स्तर उनसे बढ़ा ही रहता है, क्योंकि हमेशा वो बह रही होती हैं। लेकिन साउथ बिहार में एक बहुत ही अच्छा डेटा निकल के आया है कि साउथ बिहार में ये जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। वैसे ही वो नदियां जो होती हैं वो सीजनल रिवर्स होती हैं, और सीजनल रिवर्स के होने के बावजूद वाटर लेवल का राइज करना, ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, भूमिगत जल का उपयोग बढ़ने के बावजूद। ये एक बहुत बड़ा डेटा है कि भाई देखिए, हमेशा आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में और पूरे बिहार में भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा वाटर यूज होता है? अंडरग्राउंड वाटर। बिकॉज जितने भी हमारे नलकूप होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पंप्स होते हैं जो कि भूमिगत जल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फॉर द इरिगेशन पर्पस, ठीक है, सिंचाई के लिए उसका यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा इस तरीके के जो पंप होते हैं ना, वो सब यूज किए जा रहे हैं। लेकिन उसके होने के बावजूद भी ये जो वाटर लेवल है इसका राइज करना एक बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप है, और बहुत ही बड़ा अच्छा एक रिजल्ट भी है। स्टेप मैंने क्यों बोला? क्योंकि स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डेटा था यहाँ पर। दक्षिण बिहार में जल स्तर की वृद्धि हमें देखने को मिलती है ज्यादा। ठीक है, ये है पूरा बिहार का पार्ट। और ठीक है, बिहार के सारे जिले आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ बिहार में उतना राइज नहीं हुआ है, वैसे 2 से 10 मीटर के बीच में इसका राइज हमें पूरे बिहार में देखने को मिलता है। साउथ बिहार में लगभग 10 मीटर के आसपास की भूमिगत जल का जो पार्ट है उसमें वृद्धि हुई है। अल्टीमेटली इट विल मेक व्हाट, 2 लाख घन मीटर की जो वृद्धि हुई है वो उसी चीज को बनाती है, भूजल क्षमता को बढ़ाती है। चलो, ये 2022 जनवरी का एक डेटा है। इसको जरा मैं समझा देता हूं कि कलर क्या शो कर रहा है। 2022 जनवरी का डेटा है, और वो ये कहता है कि जहां जहां पे नीला कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर आपको दिखाई दे रही है, उस जगह पे क्या है? भूजल स्तर जो है वो 2 मीटर के आसपास है। ठीक है, 0 से 2 मीटर, बिल्कुल 0 से 2 मीटर के आसपास आपको मिलेगा। अब ये जो ब्लू कलर आपको दिखता है ये बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में दिखेगा। नॉर्थ बिहार में आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 12 मासी नदियां जो है वो हमेशा बहती रहती हैं और भूजल स्तर को हमेशा बनाए रखती हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो येलो कलर से आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं वो आपको कहां पे दिखेंगे? नीचे दिखाई देंगे, मतलब गंगा नदी के नीचे की तरफ दिखाई देंगे, दक्षिण बिहार में आपको दिखाई देंगे। और वो दिखाते हैं आपको 5 से 10 मीटर का, ठीक है, 5 से 10 मीटर की गहराई पर भूमिगत जल आता है। ठीक है, इसके अलावा जहां पे पिंक कलर आ रहा है, ये पिंक कलर आ रहा है इस जगह बांका में, जमुई में, साथ में इधर कैमूर में दिख रहा है, इस तरफ आपको कटिहार में दिखता है। तो ये जो जिले आते हैं यहां पर जो भूमिगत जल का स्तर है वो 10 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग मिल रहा है। डेप्थ टू वाटर लेवल, ये बिहार का जनवरी 2022 का डेटा है। ठीक है, तो उन जगहों पर भी जहां पर कम लेवल पर था, उस लेवल को राइज किया हुआ है इस टाइम पे। और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम जो है जिसने हेल्प किया है, अब मैं बता देता हूं। उस गवर्नमेंट स्कीम का जो नाम है वो है जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन। और ये आप देख पा रहे होंगे, तभी होगी खुशहाली जब जल जीवन होगा हरियाली। ठीक है, तो यही है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, वो ये है। पहला पॉइंट ये है
कि इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। जल जीवन हरियाली मिशन जो है वो एक इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी और एक रजिस्टर्ड किसके अंदर है, ये अंदर है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। जल जीवन हरियाली मिशन जो है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये मिशन है अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके अंतर्गत ये, उसके तहत ये रजिस्टर्ड है। पहली बात हो गई। अब आते हैं इसमें कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में पहला आ रहा है यहाँ पर एक एम्बिशियस मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है, ठीक है। एम्बिशियस मल्टी स्टेक होल्डर मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। बताता हूं कौन कौन से होते हैं। पहला जो स्टेक होल्डर यहाँ पर आपको मिलेगा वो तो गवर्नमेंट ही रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो रहेंगे इसमें। दूसरे स्टेक होल्डर्स, अगर किसानों के लिए कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर किसान हो सकते हैं। अगर लोगों के लिए जो नॉर्मल किसान ना होके जो कि घरेलू उपयोग में जो पानी यूज हो रहा है उसमें अगर लोगों को पानी अवेलेबल हो पाता है तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। बहुहितधारक कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य क्या करना है, जलवायु पोषण करना है। इट मींस क्लाइमेट सस्टेनेंस करना है। क्लाइमेट सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज वाला जो रोल है उसका इफेक्ट यहां पर ना पड़ पाए, क्लाइमेट सस्टेनेंस करना है, ये इसके कुछ रोल्स में आता है। क्लाइमेट का कंजर्वेशन, क्लाइमेट कंजर्वेशन मतलब जो हमारा जलवायु है उसका संरक्षण करना, वो भी इसमें आता है। और रेजुविनेशन ऑल्सो, रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जितनी भी हमारे जल निकाय हैं, जितने भी हमारे जलाशय होते हैं, जितने भी तालाब होते हैं, जितने भी कुएं होते हैं, उन सबका क्या होना चाहिए, रेजुविनेशन होना चाहिए। इट मींस उनका कायाकल्प होना चाहिए। कैसे होगा वो, इन कारणों से। ये जो 5 कारक लिखे हुए हैं, पहला यहां पर वाटर पोल्यूशन फ्री, जल प्रदूषण मुक्त जो है वो जल संचय होना चाहिए, जल निकाय हमारे होने चाहिए। अगर तालाब है तो वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए, जहां पे जलाशय है वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हो पाएगा। दूसरा यहां पर मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर लेवल, भूजल स्तर को बनाए रखना। जो भूजल स्तर होता है उसको बनाना एक इस मिशन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। और वो चीज यहां पर इस वीडियो में जो शुरुआत में मैंने बताया आपको, वो डेटा निकल के आया भी है, ठीक है। वो डेटा निकल के आया भी है। तो इस चीज को हमने अच्छे से अचीव किया है बिहार में। थर्ड पॉइंट है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका, इंश्योरिंग एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे किसान आते हैं, जैसे कि घरेलू उपयोग में जो जल यूज होता है, वो क्या है, वो स्टेक होल्डर्स हैं। उनको अवेलेबिलिटी हो पाए उस पानी की, पर्याप्त जल जो है वो उन्हें मिल पाए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसमें। क्लियर बात। अब आते हैं हम लोग चौथा जो इसका ऑब्जेक्टिव है उस पर। चौथा ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। जलवायु आधारित जो हमारा कृषि होती है वो जलवायु को सोच समझ के करते हुए वो कृषि हमें करनी है। इट मींस जहां पर हमें लगता है कि पानी ज्यादा यूज करने वाली कोई क्रॉप होती है, तो अगर हम उन एरियाज में रहते हैं जहां पर पानी अवेलेबल नहीं रहता है ज्यादा, जैसे कि साउथ बिहार में पानी की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो हम उन फसलों को लगाएं जिसमें कि कम पानी की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, कम भूजल का दोहन करेंगे। जब कम भूजल का दोहन करेंगे इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, तो वहां पर जैसे कई सारी ऐसी फसलें होती हैं, ज्वार है, बाजरा है, इस तरह की जो फसलें होती हैं, मिलेट्स होते हैं, वो सब कम पानी का यूज करती हैं और अच्छी खासी फसल होती है। किसानों को फायदा भी होगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फसलों को प्रमोट भी किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो वो सारी फसलें हम यहाँ पर उगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। पांचवा यहाँ पे पॉइंट आता है एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन भी क्योंकि हम लोगों ने एक पीएम कुसुम स्कीम का नाम आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इस स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है, हम लोग हम कम यूज कर रहे हैं जो डीजल वाले इंजन होते हैं उनका, एंड वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम दीज डीजल इंजन जो कि पेट्रोल का जो भी यूज कर रहे होते हैं, इसके अलावा वी आर शिफ्टिंग टू द सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन भी हमें करना है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन हो पाएगा और इस चीज को हम यूज भी कर पाएंगे, सौर ऊर्जा का यूज कर पाएंगे। ये सारे जो फैक्टर्स है अल्टीमेटली जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत, जो कि 1860 वाला जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसमें रजिस्टर्ड भी है और इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कि आने वाला है। चलो इसके आगे समझते हैं। कुछ डेटा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। 2023 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो डेटा था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, ठीक है, मतलब भूजल पुनर्भरण का जो डेटा था वो कितना था, 33.96 बिलियन क्यूबिक, ठीक है, ये इतना था। और एक साल बाद ही 2024 में इट इज 34.15 बिलियन क्यूबिक। आपको लग रहा होगा कि ये डेटा बहुत ही कम है, ठीक है, कितना है, करीबन कुछ ही
पॉइंट्स में डिफरेंस आया है, लेकिन जरा यूनिट देखिएगा, बिलियन क्यूबिक है यहाँ पर, ठीक है, बिलियन क्यूबिक, ये डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आपको ये डेटा याद कर सकते हैं आप लोग। और ये डेटा कहां से लिया गया है? लगभग 535 प्लेसेस पर इस सैंपल को लिया गया था। इस सैंपल को, ये जो प्लेसेस थी बिहार में, वहां पे सैंपल्स को लिया गया है, उनके बाद में ये डेटा निकाला गया है 2024 वाला, ठीक है। तो अगला डेटा आता है यहां पर निकासी योग्य पानी, ठीक है। जितना भी विथड्रॉवेबल वाटर होता है उसमें 2023 में इट वाज 30.72 बिलियन क्यूबिक और 2024 में है 30.95 बिलियन क्यूबिक। आप बस इस चीज पे जाइएगा कि ये जो यूनिट है इसकी, ये जो इकाई है इसकी, ये बिलियन में आती है, बिलियन क्यूबिक में आती है। तो ये बहुत ज्यादा इसका जो वाटर है वो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये विथड्रॉएबल वाटर जो है अच्छा खासा वहां पर आ चुका है, जो कि इसका जो भूमिगत जल का क्षमता है, भूमिगत जल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ पाई है, जो कि मैंने शुरुआत में न्यूज के आर्टिकल की जो हेडिंग थी वो भी मैंने बताई आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट इज सरफेस वाटर यूजेज हैज इंप्रूव्ड आफ्टर द जल जीवन हरियाली मिशन। सरफेस वाटर यूजेज, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स में बताए थे आपको। उन ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उनमें बताया हुआ था कि पानी को कैसे यूज करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है। तो सरफेस वाटर जो है, सतह के ऊपर वाला जो जल होता है, जैसे कि रिवर्स कहीं बह रही हैं, ठीक है, रिवर्स बह रही होती हैं, और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ को डाइवर्ज करना होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना हुआ होगा आहार पाइन नाम से, बिहार में एक कृषि में इरिगेशन का यूज होता है, आहार पाइन्स होते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इस ये हो गया। इसके अलावा अगर तालाब है, इसके अलावा अगर जलाशय होते हैं, अगर कुएं होते हैं, उनका पानी को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाना, नदी का अगर कोई जल है तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाना, बैराजेस का से पानी को डाइवर्ट कर लेना और उन जगहों पर ले जाना जहां पर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे सरफेस वाटर का यूज करने वाले जो तरीके होते हैं वो होते हैं, और ये इंप्रूव हुआ है अंडर दिस जल जीवन हरियाली मिशन। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? आहार पाइन, पॉइंट्स, वेल्स एंड हैव इंप्रूव्ड देयर वाटर कैपेसिटी। इनकी वाटर कैपेसिटी भी बढ़ी है, पानी को सेव करने की जो क्षमता है वो उस पर काम किया गया है अंडर दिस मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन। और ये जो आहार पाइन है वो क्या होता है? ये बहुत ही पुराना मगध साम्राज्य जब था, आज से करीबन 5000 साल पहले, तब से ये प्रक्रिया चली आ रही है, और अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में मेंशन है आहार के नाम से। तो जानते हैं कि होता क्या है आहार पाइन। तो आहार पाइन जो होता है एक इरिगेशन सिस्टम होता है। होता इसमें यह है कि जब पानी की अधिकता हो जाती है किसी भी नदी में और बाढ़ की स्थिति जैसी बन जाती है, तो पतले पतले से ऐसे चैनल्स निकाल दिए जाते हैं, पतले से ऐसे चैनल्स होते हैं, और इनसे क्या होता है, इनसे जो एक्स्ट्रा पानी होता है उस नदी में, जो कि अगर ये ना होते तो इरिगेशन तो क्या हो पाता, तो फ्लडिंग आ जाती, फ्लड आती, मतलब बाढ़ आ जाती, ठीक है, तटबंध जो होते हैं वो तोड़ के पानी जो होता है बाहर आ जाता। लेकिन अब अगर ये बना हुआ है, एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है वहां से, और इसको बोलते हैं हम लोग पाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग पाइन। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यहां से होते हुए एक जगह होती है जहां पे पानी कलेक्ट हो जाता है ना, हर तरफ से वो ऐसा गड्ढा जैसा रहता है और बड़ा सा एक जलाशय जैसा मिल पाएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं आहार, ठीक है। तो आहार वो चीज होती है, पाइन वो चीज होती है। इससे होता क्या है? इससे पानी सेव होता है उस एरियाज में जहां पर पानी प्रोवाइड करना होता है, पहुंचाना होता है, वो भी हो पाएगा इसमें। इसके अलावा अगर बाढ़ आने वाली होती है तो उससे भी क्षेत्र जो है वो बच पाता है। साथ में इसका जो पानी वो पार्ट है, सबसे अच्छा तरीका यही है इरिगेट कर देना। आसपास आप देख पा रहे हैं ये खेत वाला पार्ट है, आसानी से इस पानी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिंचाई करने के लिए। तो ये आहार पाइन का सबसे पुराना एक ट्रेडिशनल तरीका है, बिहार में यूज होता है। मगध साम्राज्य में भी इसका यूज होता था, और आज के समय में भी आप देख पा रहे हैं, फोटो अगर खिंची हुई है, दैट मींस ये आज भी यूज हो रहा है तरीका। चलो, ये आज का हमारा टॉपिक था। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, इसका देना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में। वो ये है कि जल जीवन हरियाली मिशन जो है वो किस वर्ष में शुरू हुआ था, किस वर्ष में शुरू किया गया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, 2019, 20, 21, 22। इन चारों ईयर्स में से एक आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा और देखते हैं कि कौन सही बोलता है। चलिए, इस वीडियो में जो भी चीज मैंने डिस्कस करी है, अगर आपको इसका डेटा चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और डिस्कशन ग्रुप है ये, और ईमेल आईडी भी यहाँ पर है। यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट PCS एग्जाम्स की, और अगर आपको लगता है कि एक सुदृढ़ तरीके से आपको तैयारी करनी है, एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एनर्जी बिल्कुल चैनलाइज करके तैयारी करनी है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं निश्चय बैच 2 में, जो कि जिसकी क्लोजिंग जो है, एडमिशन क्लोजिंग जो है वो है आज, ठीक है।
तो सॉरी कल थी ये, बट अभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आज तो 11 तारीख हो चुकी है, बट इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और AKS लाइव कोड का यूज करना जरूर मतलब ये यूज कीजिएगा, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट एंड 12,499 में ये वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलता है हमारे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फैकल्टीज के, करीबन 1000 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स होते हैं। इसमें आपको मेंस का जितना भी पार्ट है उसके लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग मिल जाती है। इसके अलावा आपको इसमें मेंटरशिप मिल जाएगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्रक्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 70th BPSC के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मौका है, इस टाइम पे आप कर सकते हैं। 4 महीने लंबा बैच है, अप्रैल तक चलने वाला है जब मेंस होगा। अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और समय जो है इसका तब तक एक्सटेंड हो जाएगा। AKS लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 4999 में कोर्स आपको मिल जाएगा, और जिसमें कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल आंसर्स, करीबन 500 से 700 मॉडल आंसर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा मेंस के लिए। ऐसे भी इसमें इंक्लूडेड है, सारे GS पेपर्स भी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग। एक बार करना है, अच्छे से कर लीजिए तैयारी। जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाए टाइमली। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।